गुड इवनिंग। इस वीडियो में फाइनाइटली चार्ज रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का रॉड है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर हमें दे रखी है। तो उसके वजह से आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका क्या इक्वेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उसको इस वीडियो में डिराइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक रॉड मान लिया, फाइनाइट लेंथ का रॉड है, क्योंकि फाइनाइट लेंथ का रॉड का फॉर्मूला जब हम डिराइव कर पाएंगे तो उसी के हेल्प से इनफाइनाइट रॉड के लिए और सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इस वीडियो में पहले फाइनाइट लेंथ का रॉड है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनफाइनाइट रॉड है या सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकाल के देखेंगे। तो ये हमने इसे रॉड ले लिया। ये रॉड है, तो मान लेते हैं कि रॉड का जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर। ये लैम्डा कूलम पर मीटर तुम समझ रहे हो, इसका मतलब है कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम चार्ज है। ये रॉड की कुछ भी लेंथ होगा, कोई भी फाइनाइट लेंथ होगा, लेकिन लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब है कि जो यूनिट लेंथ है उस यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। अब ये जो रॉड है, इस रॉड से हम डी डिस्टेंस पे चले गए और डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी ले लिया। इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रॉड की वजह से, वही कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है। ठीक बात है ना। चार्ज चार्ज जो होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। तो इस पूरे रॉड पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा कूलम पर मीटर से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस रॉड की वजह से पी पॉइंट पर डी डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं सर। पी पॉइंट है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले इस डी डिस्टेंस पे चर्चा करते हैं कि जो डी डिस्टेंस होता है इस रॉड से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी होता है। कोई भी डिस्टेंस ड्रॉ मत कर देना। इधर ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है, इस रॉड से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। अभी जो रॉड का अपर वाला एंड है, उस अपर वाले एंड को हम पी पॉइंट से मिला रहे हैं, लोअर वाले एंड को पी पॉइंट से मिला रहे हैं। अब देखना समझना, सर जो अपर वाला एंड है वो अपर वाला एंड इस वाले लाइन से कितना एंगल बना लिया, थीटा वन। और जो लोअर वाला एंड है वो इस लाइन से कितना एंगल बना दिया, थीटा टू एंगल बना दिया। देखो थीटा वन कैसे जाके मेजर किया है, थीटा वन को हम क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हैं और थीटा टू को हम एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थीटा वन को हम क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हैं, थीटा टू को हम एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हैं। थीटा वन अपर एंड का इस बेस वाली लाइन से एंगल है, थीटा टू लोअर एंड का इस बेस वाली लाइन से क्या है, एंगल है। थीटा वन क्लॉकवाइज में, थीटा टू किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। डी डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से उस पॉइंट का जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ में आती है इतनी बात। अब समझे, अब क्या करेंगे, क्या करें, सोच समझिए कि सर देखिए, अगर कोई एक छोटा सा पॉइंट चार्ज होता तो उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, सब लोग जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई भी एक पॉइंट चार्ज हमारे पास होता, छोटा सा पॉइंट चार्ज होता, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को कैसे सॉल्व करें, पता होगा आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लें, क्या मैथ्स का हेल्प लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मैथ्स क्या करिए सर, आप एक छोटा सा एलिमेंट मानिए, उस छोटे से एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर पूरे रॉड के लिए इसको क्या कर दीजिए, सुटेबल लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दीजिए। यही करते हैं। देखो एक लिमिट लेते हैं यार, हम यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर गए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम एक बार के लिए y डिस्टेंस की दूरी पर गए और y डिस्टेंस की दूरी पर मान जाके एक dy लेंथ का एलिमेंट मान लिए। हम यहाँ से देखो y डिस्टेंस की दूरी पर गए हैं और ये dy लेंथ का, ये dy लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट हमने मान लिया। मैं थोड़ा सा ये कर दूं इसको, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक y है, हम y डिस्टेंस की दूरी पर गए और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने माना है dy। कितना एलिमेंट माना, dy। मैं मान लेता हूँ कि इस छोटे से एलिमेंट dy पर कितना चार्ज है, dq चार्ज है। कितना चार्ज है, dq। ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, इस छोटे से एलिमेंट पर यहाँ पर कितना चार्ज है, d स्मॉल चार्ज dq है। क्योंकि चार्ज तो पूरे वायर पे फैला हुआ है, तो इस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज है, छोटे से जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट पर dq चार्ज है, ये हम मान लेते हैं और आगे अपने डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब इस छोटे से dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कर ले और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही सुटेबल तरीका होगा इसको करने का। देखो क्या है, यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, अब और हम ये मान ले रहे हैं कि जो छोटा सा dq चार्ज है, यहाँ से y डिस्टेंस पर जाके dy लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, y डिस्टेंस पर जाके, यहाँ से y डिस्टेंस पर जाके dy का एक एलिमेंट ले लिया और उस छोटे से एलिमेंट पर माना कि छोटा सा चार्ज dq मौजूद है। तो dq मान लिया कि सर यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो dq सर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। जो dq है, dq यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, dq यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। शायद आपको डायग्राम थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जरा ध्यान लगाइए, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखो, ये देखो,
कि सर यहाँ पर एक छोटू सा चार्ज डी क्यू है, इस पी पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं। बताओ ये पॉइंट कितने दूरी पे है मेरे भाई, ये पॉइंट डी दूरी पे है, और ये डी क्यू चार्ज कितने हाइट पर है, तो आपने जान ही नहीं आपके सर ये डी क्यू चार्ज को हमने यहाँ पे मतलब कि वाई, यहाँ से वाई हाइट पर जाके डी क्यू एलिमेंट लिया, तो ये कितना हो गया, वाई हो गया। और ये डी क्यू से पी पॉइंट को मिला दो, क्या है, क्या तरीका है कि सर देखिए इस छोटे से चार्ज डी क्यू से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर ले और बाकी सबके लिए इंटीग्रेट कर दे, तो तुम समझो सर ये डिस्टेंस d हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया। चलो हम मान लेते हैं कि dq चार्ज p पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये dq चार्ज p पॉइंट से हमने मान लिया कि r डिस्टेंस की दूरी पे है। ये एंगल कितना है सर जी, थीटा एंगल है। सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से, अब एक बात बताओ, इस dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है, क्या आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो, अब देखो ये जो dq चार्ज है, dq चार्ज और इस p पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब dq चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, इन्फिनिटी की तरफ जाती है। निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो चार्ज की तरफ आने की कोशिश करती है, जानते होंगे। तो इस dq चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पर क्या इधर की तरफ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड de होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। मैं p को एडजस्ट कर दूं कि सर इस dq चार्ज की वजह से इस छोटे से p पॉइंट पर, ये जो हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बिकॉज dq इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे दूर जाएंगी, दूर जाएंगी, तो dq के वजह से p पॉइंट पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मिल गया, समझ में आ गया सर कि छोटा सा चार्ज dq की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुनना, बताओ किसी भी पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यार, तो तुम लोग जानते हो सर। देखिए कोई भी जो पॉइंट चार्ज होता है उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है ना। डी क्यू चार्ज बताओ कितना है, डी क्यू के क्यू अपॉन आर, ये डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर। मैं पूरा लिखूं फॉर्मूला, शायद आपको फॉर्मूला मालूम होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर अपन लोग डी क्यू रखेंगे और ये डिस्टेंस कितना है आपका आर स्क्वायर। अब इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। सर जी ये क्या आर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, करते हैं, एक बार तक करते हैं। तुम बताओ सेक थीटा किसके बराबर होता है, तुम बताओ जो सेक थीटा होता है वो सेक थीटा किसके बराबर होता है। आप समझिएगा ये जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा जानते हैं ना आप, सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सर वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पे सेक थीटा का यूज करने वाला हूँ, यहाँ देखा सब लोग, सर सिंस सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें देखो हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, क्या आर है क्या, जो सर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है आपका आर है, और बेस कितना है आपका डी है। तो मैं लिख रहा हूँ, बताइए देखिएगा, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस की जगह पर मैंने आर पुट कर दिया, बेस की जगह पर मैंने डी पुट कर दिया, तो आर बराबर बताओ कितना आ गया, डी सेक थीटा। मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पुट कर दूँ। अच्छा उसके पहले ये तो पुट करेंगे जरा डी क्यू को सॉल्व करते हैं। सर डी क्यू है क्या, यहाँ देखो, क्या इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर था क्या, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर था कि नहीं था। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है लैम्डा का मतलब क्या है सर, लैम्डा का मतलब ये था कि सर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है लैम्डा। अगर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो बताओ डी वाई लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि मेरा एलिमेंट कितना बड़ा है, मेरा एलिमेंट तो सर डी वाई लेंथ का है। तो अगर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो मेरा भाई डी वाई लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्या लैम्डा इंटू डी वाई होगा क्या। और जो डी वाई लेंथ पर चार्ज है उसी को मैंने कितना माना है, डी क्यू। तो यहाँ से बताओ क्या डी क्यू का वैल्यू तुम्हारा लैम्डा इंटू डी वाई नहीं आ जाएगा क्या, क्या ही दिक्कत है इसमें। सर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है तो डी वाई लेंथ में लैम्डा डी वाई चार्ज होगा, और डी वाई लेंथ पर कितना चार्ज माना है, डी क्यू चार्ज माना है, तो डी क्यू किसके बराबर आ गया, लैम्डा इंटू डी वाई के बराबर आ गया। डी क्यू की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली है और आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, क्या मैं दोनों को पुट करूँ, करते हैं तो डी बराबर देखो कितना आ जाएगा, के डी क्यू के प्लेस पर यहाँ लैम्डा इंटू डी वाई पुट करो, लैम्डा इंटू डी वाई पुट करो, और आर स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 कर दिया। एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ठीक सर जी। एक छोटा सा चार्ज डी क्यू था, उस डी क्यू चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमको मिला, सही है ना। अब थोड़ा सा चीज सोचते हैं, आप बताइए ये सर रॉड मेरा ऐसे था, एक सेकेंड, ये रॉड मेरा ऐसे था मेरे भाई। अगर कोई बच्चा एलिमेंट यहाँ पर मानेगा तो क्या उसके वजह से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगी डी। अगर कोई बच्चा छोटा सा एलिमेंट डी क्यू यहाँ पर मानता, क्या उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलती डी। सिमिलरली कोई यहाँ पर मानता तो क्या उसके वजह से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलती डी।
कोई बच्चा अगर यहाँ पर मानता तो क्या उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलता। सिमिलरली कोई नीचे भी मान सकता है, एलिमेंट तो हम कहीं भी मान सकते हैं, ऊपर जाके माने नीचे जाके माने, कहीं फर्क पड़ना है सर जी। तो अगर इधर जाके मानते तो क्या इधर होता डी, अगर यहाँ जाके एक चार्ज डी क्यू मानते तो क्या इधर होता डी। तुम समझ रहे हो कि कोई बच्चा अगर डी क्यू चार्ज अलग अलग जगह मान रहा है तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है क्या। यानी सर अलग अलग एलिमेंट मानने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है क्या। ये तो गजब ही हो गया। सर अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एलिमेंट यहाँ पर माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, नीचे माना तो ऊपर की तरफ है, तो कैसे सॉल्व करें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो कैसे सॉल्व करें, फिर कैसे फॉर्मूला डिराइव करें। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसी से बचने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसी से बचने के लिए ये कहा गया कि चलिए कोई बात नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग एलिमेंट की वजह से अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि अलग अलग एलिमेंट लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो क्यों ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसको एक हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया जाए। यानी जो ये इस छोटे से एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इसको हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करके उसको पूरी रॉड के लिए क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। अरे भाई इस फिगर को तुम फिर से समझो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिल रही है। अब वैसे अब क्या, जैसे यहाँ पर एक ले लें तो ऐसे की तरफ मिल रही है। तो अब अगर इन सभी का जैसे जो भी डी ई डी ई डी ई डी ई जितना भी मिल रहा है, ये डी ई डी ई डी ई डी ई जो भी मिल रहा है, अगर इन सभी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका क्या हो जाएगा वर्टिकल, और सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जोड़ दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग था, इसीलिए तो किसी एक एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उसको दो डायरेक्शंस में क्या कर, उसका दो कंपोनेंट ले लिया गया, जो आप पहले 11th में पढ़ चुके हैं। बताया सर जी अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर कंपोनेंट लोगे तो मेरे भाई बताओ इधर कितना आएगा, डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली इधर कितना आएगा बताओ, डी ई साइन थीटा। तो एक एलिमेंट के वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कॉस थीटा है, इसको यार पैरेलल या परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। बताओ डीई कॉस थीटा कैसा कंपोनेंट होगा। अगर इधर की तरफ जाओगे, देखो ये है, अगर इधर की तरफ है मतलब रॉड के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे की तरफ है मतलब रॉड के क्या हुआ, पैरेलल। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया डीई कॉस थीटा, एक पैरेलल कंपोनेंट क्या मिल गया, डीई साइन थीटा। अब इसको पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट कर दो, आंसर पा जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सर जी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा किए क्यों, ये मैथ्स की हेल्प लिए। तो हर एक एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। अब हर एक एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो बोला गया कि यार ऐसा एक एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दो, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से उसको इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट लगा के। अब जितने भी एलिमेंट होगा उन सभी का हॉरिजॉन्टल आपस में जुड़ जाएगा, वर्टिकल आपस में जुड़ जाएगा, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। समझे, क्लियर हुआ सर, ठीक है ना। दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंडिकेट देखो डी तो मैंने निकाल लिया, डी तो मैंने निकाल लिया। अब एक चीज और आपको सिखाना चाहते हैं यहाँ पे, इस ट्रायंगल से जरा बाबू tan थीटा निकालो। ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है इसे tan थीटा कैलकुलेट करो। यहाँ देखो बताओ tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, y अपॉन d। तो बताओ y बराबर कितना आ जाएगा, d tan थीटा। और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बाबू, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बराबर d tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन सर tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा ये, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। आपको पता कैसे हुआ ये, आप समझ पाए, नहीं समझ पाए जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे, y बराबर d tan थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए बोथ साइड, d अपॉन d थीटा ऑफ y, d अपॉन d थीटा ऑफ y tan थीटा। सर जी ये dy अपॉन d थीटा हो जाएगा। यहाँ से यार ये y कहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ पे d था, यहाँ से d बाहर कर लो, d कांस्टेंट है, d इज अ कांस्टेंट लेंथ भाई, इसको बाहर करिए। यहाँ पे कितना बचा, d अपॉन d थीटा ऑफ tan थीटा। अब tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना। तो dy अपॉन d थीटा, मैंने d थीटा इधर भेज दिया, तो dy बराबर d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। यहाँ से आया, समझ गए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। वो फॉर्मूला अब यहाँ से देखो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ समझिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एक बार फिर से दिखा, देखो फ्रॉम वन वाले को देखो, वन वाले को देखो, तो वन वाले में बताओ डी का वैल्यू कितना है, डी बराबर के लैम्डा डी वाई अपॉन, देखो कितना है
डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई के प्लेस पर मैं डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर सकता हूँ, पुट करते हैं के लेमडा डी वाई के प्लेस पर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर खत्म, एक डी से डी को मार दो। बताओ अब डी फाइनली किसके बराबर आया, डी बराबर के लेमडा अपॉन डी इंटू डी थीटा। ठीक है सर, समझ गए। अब डी वाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, यार कुछ नहीं किया। डी वाई की वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पुट कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पुट कर दिया तो डी बराबर के लेमडा अपॉन डी इंटू कितना आ गया, डी थीटा आ गया। सही है ना। अब देखो, अब असली मजा आने वाला है। मजा क्या मतलब कि अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं डीई cos थीटा इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। गॉट द पॉइंट, समझ गए। अरे रॉड ऐसे है यार, तो जो कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा, देखो एक इधर की तरफ मिल रहा है, ठीक से एक इधर की तरफ जो मिलेगा वो रॉड के परपेंडिकुलर हुआ, और एक नीचे की तरफ मिला वो रॉड के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ आपके लिए। अब देखिएगा, अब समझिएगा कि ई पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ कितना है, डीई cos थीटा, और इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। बस सभी के सभी परपेंडिकुलर को एक साथ इंटीग्रेट कर दो, टोटल परपेंडिकुलर आ जाएगा। सभी के सभी पैरेलल को इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट लगा के, तुम्हें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, तुम्हें पूरा का पूरा पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा। अब पैरेलल मिल गया, देखो पैरेलल मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, दोनों का वेक्टर सम ले लीजिए सर जी, नेट कंपोनेंट मिल जाएगा आपको। सही बात है कि नहीं, कितनी प्यारी पे लिख रहे हैं आप, आइए देखा जाए। करें, शुरू करें तो देखो ध्यान देना, इंटीग्रल डी, बोल भाई डी यहाँ निकाले, देखो के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा। देखो तो के लेमडा अपॉन डी, तो यहाँ पे कॉस थीटा रख दिया इंटू डी थीटा कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं। मैं एक बात बताऊँ तुमको, देखो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं ना, लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में लगेगी। यहाँ क्या तुम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो क्या, तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही लगेगा। तो बताओ क्या ऐसा लिमिट लें, ऐसा क्या लिमिट लें कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए। यहाँ सब इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सोचो, एंगल के रिस्पेक्ट में लिमिट लेना है, ऐसा एंगल चूज करना है कि पूरा रॉड कवर हो जाए। तो बताओ रॉड का बेस वाला कितने एंगल पर, बताओ थीटा 2 पे है, और अपर वाले पॉइंट का एंगल कितना है, थीटा 1। तो क्या थीटा 2 से थीटा 1 पर अगर हम लोग चल दें तो क्या पूरा रॉड कवर हो जाएगा सर जी। सोचिए, दिमाग लगाइए सर, अगर थीटा 2 चलना शुरू किए, इतना चले थीटा 2, इतना चले थीटा 1, तो अगर थीटा 2 से थीटा 1 पे हम लोग चलेंगे तो क्या पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। यानी कि हमें लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, बोलो थीटा 2 से थीटा 1। लेकिन सुनो, ध्यान दो, मैंने बोला था शुरू में वीडियो के, सर जी ये थीटा 1 अपर एंड का एंगल है, किधर जाके, क्लॉकवाइज जाके। थीटा 2 लोअर एंड का एंगल है, कैसे जाके, एंटी क्लॉकवाइज जाके। बोला था कि नहीं बोला था। तो सर चूंकि थीटा 1 इज अ क्लॉकवाइज, थीटा 2 इज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैं थीटा 2 को निगेटिव ले लूं। क्यों निगेटिव लिया, अरे भैया ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक में अंतर दिखाने के लिए निगेटिव ले लिया। लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें कभी भी पॉजिटिव निगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तुम हमेशा पॉजिटिव ही रखोगे, क्योंकि मैंने लिमिट तो पहले निगेटिव लगा दी। तो जो भी करना था वो डेरिवेशन में हम लोगों ने कर दिया। अब जब इस पे सवाल करना होगा तो सीधे आपको मैग्नीट्यूड थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करनी होगी, पॉजिटिव निगेटिव से आप बच गए। समझे, इंडिकेट कर देते हैं फटाक से। बताओ भाई क्या बात करें, के लेमडा बाई डी बाहर कर दिए, कॉस का इंटीग्रेशन मेरे को याद आ रहा है साइन होता है, सही ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कहाँ से कहाँ लगाते हैं बोलो, थीटा 1 से माइनस थीटा 2 से थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, के लेमडा अपॉन डी इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, जानते हैं यार आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए 11 में आप। ई परपेंडिकुलर बराबर के लेमडा अपॉन डी माइनस बाहर हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए डिराइव कर दिया, इसलिए पैरेलल के लिए कर लेते हैं। ई पैरेलल कितना है भैया बताओ, डी साइन थीटा, ये तो पैरेलल है ना, एक कंपोनेंट वायर के रॉड के पैरेलल है, डी ई साइन थीटा इंटीग्रल पुट करा दो। ये देखो डी की वैल्यू यहाँ पे के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा, बहुत ही बढ़िया, के लेमडा बाई डी इंटू साइन थीटा डी थीटा। बोल भाई लिमिट कहाँ से कहाँ लगाए, सेम माइनस थीटा 2 से थीटा 1, समझ गए होंगे आप, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। माइनस क्यों लगाया, एंटी क्लॉक में है, नीचे वाला पार्ट एंटी क्लॉक में था, ऊपर वाला क्लॉक में था, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 लगा दिया, बस और कुछ नहीं। करा इंटीग्रेट, के लेमडा बाई डी बाहर कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तुम्हें माइनस साइन का माइनस कॉस होगा पता है, देखिए यहाँ पे, अच्छा चलो
लिख दें, यही पता होगा आपको, ठीक है ना। माइनस बाहर कर दें, माइनस के लैम्डा बाई डी। अब पुट करो यहाँ पे, अपर लिमिट कितना है यार, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2। अरे माइनस बाहर कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस माइनस गायब हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। माइनस को अंदर फैला दो अंदर। अब ई, अरे सॉरी, ई पैरेलल बराबर के लैम्डा बाई डी, माइनस का माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये देखिए सर, देखिए डेरिवेशन आपके सामने है। अब यहाँ पर इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला ये है। समझ गए, क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लो भैया, बेटा के फिर मैं आपको थोड़ा और समझाऊं। हो गया डेरिवेशन, ये हो गया। एक चीज और देख लेते हैं, ये तो कंपोनेंट्स निकाला ना, पैरेलल परपेंडिकुलर, नेट कैसे निकालोगे? ये तो कंपोनेंट निकाला ना तुमने, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर, नेट कैसे लगाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टरली जोड़ देंगे, कैसे बताएं बेटा इसको? तो ये जगह बना लेते हैं बेटा के, चलो चलिए ठीक है सर, देखते हैं, थोड़ा देर और 2 मिनट और। यहाँ देखो, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, सुनना देखना जरा सर, इस वाले, अब देखो बच्चा, अपर एंड का एंगल क्लॉकवाइज जाके थीटा 1, लोअर एंड का एंगल एंटी क्लॉक जाके थीटा 2, और दिस इज द डी डिस्टेंस। ये क्या आपका डी डिस्टेंस, मैंने बोला फिर से सुनना, डी उस पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर दूरी, वायर मतलब रॉड से, उस पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से इस रॉड का परपेंडिकुलर दूरी इज डी। समझते हैं सर जी आप, ठीक है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट मिला, एक इधर की तरफ मिला जिसको मैंने कहा ई परपेंडिकुलर हो तुम, और एक इधर की तरफ मिला जिसको मैंने कहा ई पैरेलल। सर आप बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी ना, ये तो वेक्टर है, और अगर ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इन दोनों को अगर वेक्टरली हम लोग ऐड कर दें तो क्या यहाँ पर हमको नेट नहीं मिल जाएगा? क्या ये ई नेट मिल जाएगा? हटा दो वेक्टर, यहाँ से मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा है, तो ई नेट देखो, परपेंडिकुलर मिल गया, पैरेलल मिल गया, दोनों को वेक्टरली जोड़ दो, क्या मिलेगा तुम्हें? ई नेट मिलेगा। तो बताओ ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ओवर, अरे 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होंगे तो कितना होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? समझ में आया? बाकी परपेंडिकुलर फॉर्म जान ही रहो ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कितना के लैम्डा बाई डी, देखिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली पैरेलल कितना आया, के लैम्डा बाई डी कितना था ये, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। समझ आना यार, इसमें कोई बाजी हो गया, ये और ये, ठीक सर? ठीक सर, समझ में आया? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगले डेरिवेशन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में फाइनाइट रॉड हो गया, इनफाइनाइट रॉड लेंगे, और इनफाइनाइट रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है सर जी, तब तक के लिए बाय बाय।